हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया के ऊपर, ठीक है। यानी कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंक्स का नेशनलाइजेशन या बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, क्यों आवश्यक है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या इनके परिणाम होते हैं, इन सब के ऊपर रहेगी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मीनिंग क्या है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है, जो कि निजी बैंकों के स्वामित्व, निजी बैंकों के ओनरशिप और नियंत्रण को सरकार के अधीन कर देना होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या होता है। जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं, जो जिन पर जो उन प्राइवेट बैंक्स के जो ओनर्स होते हैं या मालिक होते हैं और उन पर जिनका कंट्रोल होता है, ठीक है, तो उसको सरकार के अधीन कर देना बैंक का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अब सपोज करो कि कोई बिजनेसमैन है जिनका कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक है, अगर उसकी ज़्यादा सेल हो रही है, ज़्यादा अमाउंट है, तो उसको उसके ओनर द्वारा उसका जो कंट्रोल है उस बैंक को वो सरकार के अधीन कर देना बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। इससे संबंधित बैंक एक सरकारी क्षेत्रीय इकाई, एक पब्लिक सेक्टर एंटाइटी के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो पहले वो निजी बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, फिर जब वो सरकार के अधीन आ जाता है, यानी कि जब उस बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाता है, उस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो फिर वो बैंक एक सरकारी अक्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करने लगता है। वो एक सरकारी बैंक, सरकारी शाखा के रूप में कार्य करने लगता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के साथ ही भारतवर्ष में की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा उन्नत करने वाले एक नए पर्व की शुरुआत करती है, ठीक है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो बैंक से जब सरकारी हो जाते हैं तो वहाँ से एक सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा उन्नत होने लगती है, ठीक है। तो 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास पर्व का श्री गणेश हुआ था, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसके साथ इस नए विकास पर्व का श्री गणेश यानी कि शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 2025 तक भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB, 21 निजी क्षेत्र के बैंक PVB, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, 24 विदेशी बैंक FB, 11 लघु वित्त बैंक SFB, 5 भुगतान बैंक PB, 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक और 4 वित्तीय संस्थान शामिल हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक नीति हस्तक्षेप के 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं, यानी कि 2 चरण हैं। बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों तक पहुंचाना, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हो और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को निर्देशित किया जा सके। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य, कारण और परिणाम, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, रीजंस कारण एंड आउटकम्स परिणाम्स ऑफ बैंक्स नेशनलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण, बैंक विफलताओं की रोकथाम, ऋण का समान वितरण, एकाधिकार का उन्मूलन और आर्थिक योजनाओं का समर्थन। सबसे पहले बैंक्स नेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य को जान लेते हैं। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य थे सामाजिक कल्याण, बैंकिंग को सामाजिक नियंत्रण में लाना और यह सुनिश्चित करना कि बैंक सिर्फ लाभ कमाने के बजाय सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करें, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण, यानी कि बैंक को सामाजिक नियंत्रण में लाना और यह सुनिश्चित करना कि बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कार्य करें। वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां पहले बैंकिंग सेवाएं सीमित थी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, कृषि, लघु उद्योग और छोटे व्यवसायों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करना जो निजी बैंकों से अपेक्षित ध्यान नहीं मिल रहा है, ठीक है।
अब आ जाते हैं एकाधिकार का उन्मूलन। बैंकों पर कुछ बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण को समाप्त करना और ऋण के वितरण में समानता लाना। एकाधिकार का उन्मूलन यानी कि कुछ बैंक ऐसे होते हैं भी जिनका ये पता है ये बड़े बिजनेसमैन हैं या जो फिर बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के लोग हैं, सिर्फ उनका नियंत्रण बैंकों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो छोटे नॉर्मल आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं, उनको भी ऋण के लिए समानता का अधिकार होना। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। अब आ जाते हैं नेशनलाइजेशन के रीजंस यानी कि कारण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे कई कारण थे, जिनमें कुछ कारण ये थे: वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करना और उनका उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कृषि और लघु उद्योगों के लिए करना। ठीक है, नेक्स्ट है 1950 और 60 के दशक में बैंक विफलताओं को रोकना। निजी बैंकों द्वारा कृषि और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ऋण के असमान वितरण को ठीक करना। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना। सामाजिक समानता प्राप्त करना और बैंकों को व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से मुक्त करना। 1962 और 65 के युद्धों के कारण सार्वजनिक वित्त पर दबाव। लगातार सूखे और खदान संकट के कारण कृषि क्षेत्र को पूंजी निवेश की आवश्यकता। अब आ जाते हैं आउटकम्स। नेशनलाइजेशन के आउटकम्स यानी कि परिणाम। भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कई परिणाम हुए। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ। कृषि और लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल हुआ और वित्तीय प्रणाली स्थिर हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त प्रदान किया गया। आम जनता की बचत में वृद्धि हुई। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, अकुशलता और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या। ब्याज दर संरचना भी जटिल थी। कुल मिलाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कई कारणों से आवश्यक हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जो विकास की ओर अग्रसर हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनेक कारणों से आवश्यक हो सकता है, जैसे कि भारत में देखा गया है। इसके कुछ प्रमुख कारण और लाभ नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं। आर्थिक विकास को गति देना। राष्ट्रीयकरण से सरकार को वित्तीय संसाधनों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देशित करने में मदद मिलती है, जैसे कि कृषि, छोटे उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को वित्त प्रदान करना। आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। निजी बैंक अक्सर केवल उद्योगपतियों और धनी वर्गों को ही ऋण देते थे, जिससे कृषि और छोटे उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा होती थी। राष्ट्रीयकरण से ऋण वितरण अधिक समान रूप से हुआ और बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक पहुंची, जिससे आर्थिक असमानताएं कम हुई। अब बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और धनी वर्गों को ही ऋण नहीं दे सकते थे, बल्कि जितना उनका ऋण लेने का अधिकार था उतना ही कृषि और छोटे उद्योग वालों का भी अधिकार था। तो वितरण समान रूप से हुआ। वित्तीय समावेशन में वृद्धि। राष्ट्रीयकरण से बैंक शाखाओं का तेजी से विस्तार हुआ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला। वित्तीय स्थिरता। राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल कर दिया, जिससे वित्तीय प्रणाली स्थिर हुई। इसके अलावा 1950 और 60 के दशक में भारत में दर्जनों बैंक विफल हो रहे थे, जिससे जनता का विश्वास कम हो रहा था और राष्ट्रीयकरण ने बैंक विफलताओं की रोकथाम में भी मदद की। एकाधिकार को समाप्त करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कुछ व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से उन्हें मुक्त कराने के लिए भी आवश्यक था, जिससे एकाधिकार का अंत हुआ और अधिक प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। सरकारी नीतियों का समर्थन। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य आर्थिक नीतियों को सफल बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को सरकार के नियंत्रण में लाना महत्वपूर्ण था। रोजगार सृजन। राष्ट्रीयकृत बैंकों के विस्तार और विकास से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिले। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में 1969 भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में 1969 और 80 में हुआ और इसके उपरोक्त कारणों और लाभों ने देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को बैंक्स इन इंडिया नेशनलाइजेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल HR The Way to Success।